कंप्यूटर का चैप्टर 1 का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि किस तरह उसमें क्या यूज होता था, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था। उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, इसमें होते हैं ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर गैजेट है और ट्रांजिस्टर कॉम्पैक्ट होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, और ये जो होते हैं कम पावर लेते हैं और जो हीट होता है वो काफी कम प्रोड्यूस करते हैं। और जो मैग्नेटिक कोर भी है, मैग्नेटिक कोर मेमोरीज, ये भी इसी टाइम में उसको इन्वेंट किया गया या क्रिएट किया गया। ये रिंग्स की तरह होते हैं, फेरिट रिंग्स की तरह, जिससे कि चार्ज किया जा सकता है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और जिसको कि डिनोट करते हैं क्या 1 से या तो फिर 00 से। तो जो मैग्नेटिक कोर हुए उसे प्राइमरी मेमोरीज माना गया और बाद में मैग्नेटिक डिस्क आ गए जिसे कि क्या बोला गया, सेकेंडरी बोला गया। ये भी यूज में अभी भी हैं। तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर और भी कैपेबल और सॉलिड्स इसी टाइम में बने। और यही सब जब ज्यादा बनता गया तो ये प्रमोट करता गया किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो अभी प्रेजेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे। प्रोग्रामिंग जैसे कि फॉर्ट्रैन, कोबोल, एल्गोल और बहुत सारे प्रोग्रामिंग जो है इस टाइम में क्रिएट हुए। जो बिजनेस पर्पज से पीसी का यूटिलाइजेशन होता है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ये सब एक्सपैंड कर गए थे इस टाइम तक। और जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें बिजनेस पर्पज से यूज किया जा सकता था, जैसे फिनांस हो गया, वर्कर मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, एक्सेट्रा। IBM 1401 एंड IBM 1620 इस टाइम के सबसे पॉपुलर कंप्यूटर थे। अब हम लोग इसके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के फीचर्स के बारे में जानेंगे। ये ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी था, इसका साइज छोटा था और लेस एक्सपेंसिव, यानी पहले वाले कंप्यूटर से सस्ता था। इसमें पहले वाले कंप्यूटर से कम इलेक्ट्रिसिटी लगती थी और ये जो है प्रोड्यूस करता था कम हीट। इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरीज का यूज हुआ और मैग्नेटिक डिस्क को प्राइमरी माना गया और सेकेंडरी स्टोरेज को ये स्टोरेज डिवाइस को सेकेंडरी माना गया। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किया गया और आगे वाले पार्ट में जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज किए गए। कमर्शियल यूज इसमें वाइडर हो गया, यानी बहुत ज्यादा होता था, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन इसमें डिफिकल्ट था। इसमें भी जरूरी था क्या, एयर कंडीशनिंग, इसमें भी जरूरी था। इसके एग्जांपल्स क्या हुए, IBM 1401, IBM 1620, यूनिवैक 1108। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि 1964 से 1975, यानी 1964 में इसका इन्वेंशन हुआ और 75 तक ये चला। जैसे हमने पढ़ा कि फर्स्ट वाले जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ओके, जिसको कि आईसीज और चिप्स भी बोलते हैं। जो आईसी होता है वो छोटा सा सिलिकॉन चिप होता है या प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल होता है। इसके पास वेरियस ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स और दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। आपने अभी भी ये कंप्यूटर्स में यूज होता है, आपने जरूर देखा होगा। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SSI भी बोलते हैं, इस टाइम में वो भी यूज होता था, जिसके पास लगभग 10 ट्रांजिस्टर्स होते थे। और जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता था, जिसे MSI चिप बोलते हैं, उसके पास 100 ट्रांजिस्टर होते थे हर एक चिप में। तो जो मेमोरीज होता था, जैसे कि सबसे पहले मान लो 512 MB का बना, आगे जो है बढ़ता गया, तो इस तरह से जो मेमोरीज है वो एक्सपैंड करता गया। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जिसमें कि है मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, ये उनके हाइलाइट्स हो गए, वो प्रोड्यूस किए, यानी एक साथ में उन्हें बहुत सारा कंप्यूटर को टास्क दिया जा सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक टाइम पे बहुत सारे आप सॉफ्टवेयर वगैरह चला सकते हो। तो जो आईसीज है वो कंप्यूटर को काफी सॉलिड बनाया, मॉडरेटरी बनाया, इनएक्सपेंसिव यानी पहले से सस्ता बनाया, और ये पहले से क्विकर बन गए, यानी प्रॉब्लम देने पे जल्दी सॉल्व कर देते थे। अब कंप्यूटर हर जगह मिलता है, सबसे ज्यादा एजुकेशन के फील्ड में, प्राइवेट कंपनीज में, वर्क प्लेस पे, तो मॉडर्न एंड बिजनेस एप्लीकेशन में भी ये काफी यूज होता है। IBM 360 जो है वो एक्सेप्शनली वेल नॉन थर्ड एरा का पीसी था, यानी कि जाना माना कंप्यूटर था। अब इसके हम लोग फीचर्स के बारे में जानेंगे, सैलिएंट फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका पहला हो गया कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते थे, साइज में छोटे थे, फास्ट कंप्यूटिंग स्पीड था
और एक्सीलेंट रिलायबिलिटी था। थर्ड फीचर है उसका, इसमें काफी कम पावर कंजप्शन लगता था और इस जो प्रोड्यूस करता था हीट वो भी काफी कम था प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में। इसके एग्जांपल्स हो गए IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज। नाउ वी विल डील विद द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि 1975 से अभी तक जो चला आ रहा है उसके बारे में। इसमें क्या हुआ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI यूज हुआ और वेरी लार्ज स्केल ज्वाइनिंग VLSI, इसका भी इन्वेंशन हुआ। अब हम लोग पहले वाले में क्या पढ़े थे, 10 और 100 ट्रांजिस्टर के बारे में। इसमें कितना हो रहा है, 3 लाख ट्रांजिस्टर, इसमें इतना ज्यादा यूज हुआ। तो इसमें क्या, एक चिप में पूरा मतलब कि पूरा CPU को यूज कर ले रहा है, सॉलिडरी चिप, जो कि 1971 में बना। इसका नाम क्या दिया गया, माइक्रो चिप, जो कि फोर्थ जनरेशन के एरा का कंप्यूटर में आया। अब जो इस टाइम का कंप्यूटर था वो और ज्यादा क्विकर एसेसिंग हो गया और इसका प्रोसेसिंग स्पीड काफी हाई हो गया। तो इन सब के कारण जो कंप्यूटर अब ज्यादा से ज्यादा कैपेबल हो गया, ज्यादा एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आ गया। अब क्या हुआ कि न्यू आइडियाज ऑफ स्मॉल स्केल प्रोग्रामिंग, यानी स्मॉल स्केल प्रोग्रामिंग के लिए नए नए आइडियाज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए डेटाबेसेस आप लोग जानते हो ना, जो भी किसी एक आदमी के बारे में खास जानकारी या किसी भी चीज के बारे में खास जानकारी, डेटाबेस, वर्चुअल मेमोरी जिससे कि हम लोग को यूज करना है वो मेमोरी, और भी बहुत कुछ इसमें क्रिएट किए गए और यूज किए गए। कंप्यूटर जो हम लोग आज भी यूज करते हैं वो इसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स हुए, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली इसको मूव करा सकते हो। क्यों, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। इसका मतलब ये कि इसके पहले के जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स हुए उन्हें मूव करना काफी टफ होता था, क्योंकि वो काफी बड़े होते थे साइज में, काफी एक्यूरेट होते थे। एक्यूरेट मतलब कोई भी मैथ्स जो है एक्यूरेटली सॉल्व करते थे और एक्यूरेट आंसर आता था। अब जो मेमोरी साइज भी है वो भी छोटा होता गया, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा मेमोरी साइज की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले क्या होता था, पहले जो भी मेमोरी कार्ड वगैरह बने वो काफी बड़े साइज में होते थे, आजकल तो छोटे छोटे चिप्स आ गए उसके। अब हम लोग इसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। इसमें जो है फर्स्ट है IC चिप्स जनरेट हुए, जो कि LSI और VLSI टेक्नोलॉजी के साथ है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ, पोर्टेबल कंप्यूटर्स बन गए, यानी साइज में छोटे हो गए। इनकी पॉपुलैरिटी जो है, नेटवर्किंग की पॉपुलैरिटी या डाटा कम्युनिकेशन की, वो काफी बढ़ी। रिलेबल थे, पावरफुल थे, साइज में छोटे थे और जो कंजप्शन पावर का काफी कम होता था और हीट जनरेशन भी काफी कम, और इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट भी हुआ वो भी काफी कम लगता था। फास्ट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। हेवलेट पैकर्ड, यानी कि हम लोग जिसे HP भी बोलते हैं, बहुत के घर में होगा ना HP का लैपटॉप या कंप्यूटर, वही हेवलेट पैकर्ड उसी का फुल फॉर्म है। तो ये फर्स्ट ऐसा ये था जो कि 1939 में पूरी दुनिया का लीडिंग कंप्यूटर बनाया था, है ना। और यही बनाया था पेरिफेरल मैन्युफैक्चर, यानी कंप्यूटर्स के अलग अलग पार्ट्स जो हो गए ना वो इसने बनाया, और अलग अलग पार्ट्स बना लो फिर उसे कनेक्ट कर लो। तो इनका नाम क्या है, हेवलेट पैकर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो जैसा कि मैंने पहले बताया, फोर्थ जनरेशन का भी कंप्यूटर आज भी यूज होता है, तो ये भी जो है फिफ्थ जनरेशन का भी ऑब्वियसली आज भी यूज होता होगा। जो फोर्थ जनरेशन है उसी को और ज्यादा एडवांस कर दिया गया। इसमें बस एडवांस चीज और ये आ गया कि जो ये कंप्यूटराइज रीजनिंग हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग शॉर्ट में AI भी बोलते हैं। सीधे तौर पे बात करें तो आज के कंप्यूटर में आज के लोगों के जैसा इंटेलिजेंस होना चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ गैदर्ड होते हैं। सुपर कंडक्टिविटी यूज होती है इसमें, ताकि गैजेट्स क्रिएट किए जा सकें जो कि ह्यूमन के साथ रिएक्ट करें, उनसे बातें करें, इंटरैक्ट करें, इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, या उन्हें जो भी टास्क दिया जाए वो उसे प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। इसमें कुछ एप्लीकेशन जैसे कि वॉइस नॉलेजमेंट, विजुअल नॉलेजमेंट, यानी कि वॉइस क्या उनका आवाज निकलेगा, जो भी AI रहेंगे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल देखने का, जैसे कैमरे से वो कैच कर पाएंगे हर स्टेप पे, ये सब इसमें रहेगा। ठीक है, इसके साइलेंट फीचर्स को हम लोग अगर जानेंगे तो इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग है, सुपर कंडक्टिविटी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सॉल्व द जंबल वर्ड्स, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आप लोग खुद ही कर लेना। आपको ऑलरेडी मैंने बुक का फोटो भेजा हुआ है, क्लियर कर लेना, देखकर पता चल जाएगा।
हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आजकल के डे में जो है हर कोई कंप्यूटर से फैमिलियर है, कोई ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर के बारे में कुछ ना जानता हो। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट के अकॉर्डिंगली काम करता है, उस पर प्रोसेस करता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो तो ये इस पर प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट दे देगा, और इन सब में काफ़ी कम टाइम लगेगा। कंप्यूटर ऐसा बनाया गया ताकि ये मल्टीटास्किंग यानी कि एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है। इसकी एक वाइड वैरायटी एक्टिविटीज़ की, यानी इसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, एक टाइम में काफ़ी सारे काम कर सकता है, कैलकुलेशंस कर सकता है। टिकट रिजर्वेशन भी कंप्यूटर के थ्रू हो सकती है, टिकट रिजर्वेशन जैसे ट्रेन के, फ्लाइट्स के। और इससे इंटरटेनमेंट भी काफ़ी होता है, जैसे कि जनरली बच्चे ज़्यादातर इंटरटेनमेंट के लिए ही कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह इसका काम लिया जाता है। फिर हम देखेंगे डेटा के बारे में। डेटा जो है जिसे हम रॉ फैक्ट्स कर सकते हैं या फिगर्स कर सकते हैं, जैसे कि 134 + 9 राजा सी, बहुत तरह के डेटा होते हैं, है ना। एक कंपोज्ड फाइल में इसे स्टार्ट किया जाता है सेम लाइन से, और उसके बाद उसका डेफिनेशन दिया जाता है डेटा का। इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, डेटा को एक यूजफुल और मीनिंगफुल फॉर्म में जो शो किया जा रहा है वो हो गया इंफॉर्मेशन। साधारण अगर बात पे हम कहें तो डेटा जो है रॉ मटेरियल है जिसपे प्रोसेस किया जाता है ताकि कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन सके। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हो गए वो। उससे पहले हम लोग ये फिगर देख के समझ लेंगे। जो इनपुट है सबको पता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, जिसे कि IPO हम लोग बोलते हैं। हम लोग कुछ भी कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, उस पर वो प्रोसेस करेगा, फिर हमको आउटपुट रिजल्ट देगा। एक दूसरा हो सकता है इनपुट यूनिट, ठीक है, स्टोरेज कंट्रोल यूनिट ALU, और फिर हो गया मेरा आउटपुट, यानी ये तीनों में काम करेगा। आप सबसे पहले हम लोग इनपुट दे रहे हैं, वो उसे या तो कंट्रोल कर सकता है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे रहे हो यहाँ से सेव करेगा। अगर आप उसको सेव करना चाह रहे हो तो यहाँ स्टोरेज पे सेव करेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको लास्ट में आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर वो प्रोडक्ट है जो कि कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स को डिनोट करता है, जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, मॉनिटर एसेट्रा, ठीक है। वहीं सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये उसे डिफाइन करता है जिसे हम छू देख नहीं सकते हैं, देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे प्रोग्राम्स हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया, ठीक है। मान लो मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ तो मेरी आवाज दिखाई तो नहीं देगी, वो सुनाई दे सकती है। उसी तरह इंस्ट्रक्शंस भी जो है हम लोग टाइप कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को इफिशियंट बनाते हैं, यानी ऐसा बनाते हैं ताकि वो कंप्यूटर अपना फंक्शन कर सके। हर वो टास्क जो कंप्यूटर को दिया जाता है वो अपने इनपुट पे उसे फॉलो करता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट। इसे ही इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल बोलते हैं, यानी IPO साइकिल, जिसमें कि सर्टेन इनपुट चाहिए, प्रोसेसेस चाहिए, फिर जो इनपुट है और प्रोड्यूस है उनसे डिजायर आउटपुट बाहर आएगा। जो इनपुट यूनिट है वो रॉ इंफॉर्मेशन कहलाती है, और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो प्रोसेसिंग करती है, यानी कि CPU क्या है, प्रोसेसिंग करने के लिए यूज है, और उसके बाद आउटपुट यूनिट से हमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। जो मेमोरी यूनिट है वो डेटा को होल्ड करके रख सकती है, अगर आप चाहो तो उसमें सेव कर सकते हो। और ये फिगर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट ये हो गया, जैसे हमने ये पढ़ा कि हाँ हमें इनपुट करना है, लेकिन कहाँ से करना है, किस जगह से हम कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं। तो उसके लिए गैजेट्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एसेट्रा, ठीक है। तो अब जो इनपुट हम कर रहे हैं वो किस फॉर्म में जा रहा है, बाइनरी लैंग्वेज में जा रहा है, जिसे हम 0 और 1 बोलते हैं। ये आप लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हो, जिसे कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है। और जो बेसिक्स इनपुट डिवाइसेस है वो है कंसोल, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एसेट्रा, कीबोर्ड भी है। अब हम लोग फिर से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, यानी CPU के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार जब डेटा एंटर हो जाता है कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो जो CPU है उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। तो जो CPU है इसे सेरेब्रम भी कंप्यूटर का कहा जाता है, क्योंकि यही कंट्रोल यूनिट को मेंटेन भी करता है। तो अब ये सब एक लिटिल चिप पे सिचुएटेड है, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, यानी CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में ये इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है मेमोरी से, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करता है अपने बाइनरी लैंग्वेज में, उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद आपको आउटपुट दे देता है। CPU के जो होते हैं 3 प्राइमरी सेगमेंट्स होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ALU, CU और मेमोरी रजिस्टर। तो ALU का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU का हो गया कंट्रोल यूनिट। फिर है मेमोरी रजिस्टर्स।
एएलयू के बारे में देखेंगे। ये जो एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो इसी के थ्रू होता है। मान लो कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है किससे, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो नंबर्स के बीच में, तो एएलयू हमारा हेल्प करता है। तो इसमें हमारा जो कैलकुलेशन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब यूज होता है। ये सब हम इसमें बना सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। ये कंट्रोल ऑर्गेनाइज करता है और पूरे सीपीयू का इंफॉर्मेशन स्ट्रीम करता है और हर एक टास्क को कंट्रोल करता है एएलयू का। मान लो आप उससे ज्यादा से ज्यादा टास्क देते जा रहे हो कंप्यूटर का, तो बफरिंग ना हो, तो ये कंट्रोल करता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो इसे कैरी करता है और इसे लेकर जा रहा है सीपीयू में, है ना। तो ऑलरेडी ये तो सीपीयू का ही पार्ट है, तो कहने का मतलब वहां लेकर जा रहा है जहां इसकी प्रोसेसिंग होगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर जो है टेम्पोररी यूनिट है, यानी आप जो कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो उस टाइम उसे भी सेव करने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए टेम्पोररी के लिए, तो उसी के लिए है मेमोरी रजिस्टर्स। तो जो भी है डाटा इन्फॉर्मेशन जो हम टाइप कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं कंप्यूटर में, वो वहीं पे हेल्ड करेगा मेमोरी रजिस्टर पे, जब तक हम उसे सेव नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सेव करेंगे वो मेमोरी यूनिट में चला जाएगा, तब तक मेमोरी रजिस्टर में रहेगा। तो ये डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट एक्सेट्रा। और हर एक रजिस्टर का सीपीयू के अंदर में स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे स्टोरिंग डेटा और इसे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना या एड्रेस को एक्सेट्रा। तो जो यूजर रजिस्टर्स है वो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू, प्रोग्रामर के थ्रू सॉर्टिंग ये सब का ये यूज किया जा सकता है। जो एसीसी है एनएक्यूमुलेटर, ये जो होता है रजिस्टर का मेन पार्ट होता है, एलयू का मेन पार्ट होता है, जो ऑपरेंड्स को स्टोर करता है, उस पर परफॉर्म करता है, एलयू को परफॉर्म करने के लिए रेडी करता है। इसके आगे है हमारा मेमोरी। मेमोरी जो सीपीयू में अटैच्ड होता है वो सिर्फ स्टोरेज के लिए होता है, डाटा को स्टोरेज करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, उसे ही इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। प्रोसेसिंग के टाइम जब जो इंटरनल मेमोरी होती है डाटा को होल्ड की हुई होती है, तो इंटरनल मेमोरी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, लोकेशंस में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें से हर एक डाटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। तो इस वजह से कंप्यूटर जो है किसी भी डाटा को इजी वे में फाइंड कर सकता है, सर्च कर सकता है। तो इंटरनल मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोलते हैं। जब टास्क परफॉर्म हो रहा होता है तो जो सीयू है यानी कंट्रोल यूनिट है, वो जो जगह उसके लिए जगह बनाते हैं, स्पेस अवेलेबल करते हैं, ताकि डाटा को सॉर्ट किया जा सके, यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या किस डाटा को किस तरह से यूज करना है वो किया जा सके। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या तो फिर जो भी जैसे उसका काम हो गया, तो वहां से पूरा जगह को स्पेस फुल बनाया जाता है।